एवरीवन, सभी का वेलकम अगेन वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। अह, आज की क्लास बेस्ड है द इकोनॉमिक टाइम्स के इस प्यारे से आर्टिकल पे। बहुत रेलेवेंट है ये। काफ़ी लोग आपने देखे होंगे इंडिया में अपने आसपास जो किसी अमीर देश में जाना चाहते हैं। दुबई में, यूरोप की किसी कंट्री में, यूएस में, कनाडा में, फ्रांस में। लेकिन उनके पास कोई स्किल सेट नहीं है। वहाँ जाके ड्राइवर बनेंगे, ऊबर चलाएंगे, सफाई करेंगे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरेंगे। और ऐसे जो काम करने वाले लोग जब ये वहाँ जाते हैं ना, तो उनके लिए वहाँ के लोगों का क्या नज़रिया या बर्ताव होता है, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। इस तरह के इमिग्रेंट से वेस्टर्न कंट्रीज़ परेशान हो चुकी हैं और वहाँ की आम आदमी जो है इनको नफ़रत की निगाह से देखता है, जो यहाँ से छोटा मोटा काम करने लोग जाते हैं। चलिए, रेलेवेंट है इसीलिए इस आर्टिकल को ले रहे हैं। आपका क्विज भी दिखा दें। ये क्वेश्चंस है, सॉल्यूशन क्लास के लास्ट में करना है इन सभी क्वेश्चंस का। अभी मन से क्लास को लो और 6 में से 6 मार्क्स को स्कोर करो। चलिए शुरू करें। कह रहा है जी यूरोप, नो मोर इन इमिग्रेशन डिनायल। कह रहा है यूरोप नाम का जो ये कॉन्टिनेंट है, अब बिल्कुल भी नहीं है नो मोर। नो मोर एक फ्रेज होता है अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है अब बिल्कुल भी नहीं या थोड़ा भी नहीं। तो यूरोप अब थोड़ा भी नहीं है या बिल्कुल भी नहीं है इमिग्रेशन को लेकर के डिनायल में। देखिए, डिनायल होता है किसी चीज़ को मना कर देना। अगर आप भूतों को नहीं मानते हैं तो आप भूतों को लेकर के डिनायल में हैं। समझ पाए? अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं तो आप गॉड को लेकर के डिनायल में हैं। तो अब यूरोप जो है अपनी इमिग्रेशन की समस्या को लेकर के बिल्कुल भी डिनायल में नहीं है। यूरोप का आम आदमी इमिग्रेंट से नफरत करने लगा है और अपनी सरकारों से ये कहने लगा है कि इनको आने से रोको। समझ गए? डिनायल आप समझ गए होंगे, रिजेक्शन, डिफ्यूजल किसी चीज़ को लेकर के। जब आप दिमाग में कह देते हैं भाई ये तो है ही नहीं है ना, वो डिनायल है। कह रहा है जी इमिग्रेशन एंड असाइलम आर लाइटनिंग रोड इश्यूज इन रिच डेवलप्ड कंट्रीज वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ स्लो डाउन। कह रहा है इमिग्रेशन और जो असाइलम है ना, ये लाइटनिंग रोड इश्यूज हैं। क्या होते हैं भाई लाइटनिंग रोड इश्यूज? पहले तो समझो लाइटनिंग रोड क्या होती है। इसको बोलते हैं तड़ित प्रचालक। अगर आपने कोई बिल्डिंग देखी हो, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, तड़ित इंग्लिश में तो लाइटनिंग रोड ही बोलते हैं। बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर एक रॉड्स लगी होती है। आ, मेरे ख्याल से आयरन की होगी, है ना, या कॉपर की होगी, जिससे बिजली का अगर झटका लगे, आसमानी बिजली का, तो वो उस रॉड के सिरे होते हुए सीधे ज़मीन में चला जाए, बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो। इसको बोलते हैं लाइटनिंग रॉड। अब मुझे बताओ, ये रॉड अपने आप को सेक्रीफाइस करती है या नहीं करती पूरी बिल्डिंग के लिए? बिल्कुल करती है। ये गर्म हो जाएगी जब इस पर बिजली गिरेगी, हो सकता है ये पिघल भी जाए। तो हर वो चीज़ लाइटनिंग रोड का काम करेगी जो किसी दूसरी चीज़ को बचाने या ढकने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करे। समझ पाए मेरी बात को? तो इमिग्रेशन और असाइलम जो हैं, ये लाइटनिंग रोड इश्यूज हैं। ये ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर बहुत फोकस जा रहा है अब, और जाना किसी और चीज़ की तरफ चाहिए, लेकिन इन इश्यूज को आगे कर दिया गया है। और ये क्यों है, ये कहाँ है? ये है अमीर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। और वहाँ की मेन समस्या है जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास रुक चुका है। तो आर्थिक विकास तो रुक गया, सरकारें सारा ध्यान अब इमिग्रेशन पे डाल रही हैं, इमिग्रेशन के मुद्दे को लाइटनिंग रॉड इशू बना करके। बाकी सब मुद्दे छुप गए, इमिग्रेशन का मुद्दा सबसे आगे है। होपफुली आपको मीनिंग कन्वे करने में मैं सक्सेसफुल रहा। इमिग्रेशन एंड असाइलम आपके सब्जेक्ट हैं। इमिग्रेशन का मतलब होता है किसी दूसरी कंट्री में जाना काम करने के लिए स्पेशली। असाइलम का मतलब होता है शरण या पनाह। जब आपकी कंट्री में सताया जा रहा हो आपको, तो आप किसी भी दूसरी कंट्री में घुस जाते हैं और वहाँ जा करके दोनों हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि मुझे यहाँ रख लो। इसको बोलते हैं असाइलम। तो इन दोनों की वर्ब है आर। लाइटनिंग रोड इश्यूज देख लिया आपने। इकोनॉमिक ग्रोथ की वर्ब है हैज़ स्लोड डाउन। स्लो डाउन करना, किसी चीज़ का धीमा पड़ना। अब ये जो लाइटनिंग रोड आपने सीखा, इससे जुड़ी हुई एक ईडियम भी बता देता हूँ। मीनिंग देख लो पहले इसका क्या है। समथिंग दैट अट्रैक्ट्स क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सी सो दैट द मोर सीरियस इश्यूज रिमेन आउट ऑफ फोकस। एक ऐसी चीज़ जो खुद के ऊपर सारा झमेला, सारा कंट्रोवर्सी, सारा क्रिटिसिज्म ले ले, ताकि ज़्यादा सीरियस इशू जो हैं वो किसी पे उसकी बात ना हो। इससे एक ईडियम बनती है अंग्रेजी में रेड हैरिंग। हैरिंग एक मछली है और रेड का मतलब है पकी हुई है, एकदम जली हुई। जब ये मछली को आप पका देते हैं, रेड हेरिंग को, उसके बाद आप इसको किसी भी जंगल वंगल में कहीं भी जाके रख दें, तो वहाँ पे जो डॉग्स होंगे सूंघने वाले, वो आपको कभी भी आपकी सेंट को या स्मेल को नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये रेड हेरिंग क्या होती है?
मिसलीड करने वाली कोई चीज़। भाई वो कुत्ता अगर आपको ढूंढने आया है जंगल में पुलिस वालों का, और आपके पीछे पीछे आपको ढूंढता हुआ आ रहा है, और अगर आपने रेड हेरिंग वहाँ पे कहीं फेंक दी इधर उधर, तो वो कुत्ता इस मछली की खुशबू में फंस के रह जाएगा, आप तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इसका मतलब हुआ अ डेलिबरेटली मिसलीडिंग एक्ट। ठीक है, जानबूझ करके मिसलीड करने वाली कोई चीज़। चलिए बढ़े आगे। दोनों इडियम्स याद रखना, क्विज में पूछिए आज। आर्टिकल की एक समरी आपको देंगे, पहले सारे वर्ड्स देख लो वोकैब के। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए रेकमेंड करूंगा मैं टेस्टबुक.com के मॉक टेस्ट पास को। आप जो भी एग्ज़ाम तैयार कर रहे हो, सारे एग्ज़ाम्स एक सिंगल पास पे इंक्लूडेड है, अलग अलग आपको पास बाय करने की ज़रूरत नहीं है। और 359 रुपीज़ के प्राइस पे 6 महीने का आपको मॉक टेस्ट का एक्सेस मिल जाएगा, लगभग 75,000 मॉक टेस्ट। साथ ही इस पास में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे, जो एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो या फिर बैंकिंग हो। पास का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको प्राइस दिखाएगा 399 रुपीज़। इस पे ले लेना एडिशनल डिस्काउंट यूज़ करके कोड YD10। जैसे इस कोड को आप अप्लाई करेंगे, प्राइस घट करके हो जाएगा 351 रुपीज़ फॉर 6 मंथ्स। 1.5 साल का पास भी अवेलेबल है 527 रुपीज़ में, जो बच्चे तैयारी लंबा करने वाले हैं। कोड लगाएंगे YT10, कोड को याद रखें, कमेंट सेक्शन में पास का लिंक गिवन है। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी आज की। ट्रैक्शन से शुरू करेंगे, 5 वर्ड्स हैं। क्या होता है ट्रैक्शन? ट्रैक्शन का मतलब होता है फ्रिक्शन या घर्षण। जब आप सड़क पे चलते हैं तो पाँव और सड़क के बीच में थोड़ा फ्रिक्शन होता है। जब गाड़ी सड़क पे चलती है तो गाड़ी के टायर और सड़क के बीच में थोड़ा फ्रिक्शन होता है। इस फ्रिक्शन की वजह से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अगर सड़क पे पानी रखा हो, सड़क पे बर्फ़ जमी हो, तो ट्रैक्शन या फ्रिक्शन नहीं बन पाएगा, आप आगे चलेंगे ही नहीं, गाड़ी चलेगी ही नहीं, आप फिसल जाएंगे। तो ट्रैक्शन या फ्रिक्शन जो होता है ना, वो किसी भी चीज़ के आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी फोर्स होता है। तो इसका मतलब हो गया सपोर्ट। इसी से अंग्रेजी में एक फ्रेज बनता है गेन ट्रैक्शन। कोई भी चीज़ गेन ट्रैक्शन करेगी तो उस चीज़ को अप्रूवल या सपोर्ट, है ना, इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। जैसे आजकल मान लीजिए अरिजीत के गाने बहुत ज़्यादा सुने जा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं अरिजीत सॉन्ग्स आर गेनिंग ट्रैक्शन अमंग द यूथ, है ना। ऐसे अरिजीत के सॉन्ग जो हैं बहुत सपोर्ट, बहुत अप्रूवल उनको यूथ में मिल रही है। द आइडिया ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज स्टिल नॉट गेनिंग ट्रैक्शन इन द रूरल इंडिया। आबादी को कम करने का जो विचार है, ख्याल है, आइडिया है, उसको अभी भी सपोर्ट नहीं मिलता है गाँवों में या रूरल इंडिया में। ग्रिप स्ट्रेंथ या अप्रूवल भी इसको बोलते हैं। गेन ट्रैक्शन फ्रेज हमेशा एक साथ इसी तरीके से आप देखेंगे। चलिए अगला वर्ड है आउटराइट। आउटराइट का मतलब होता है सीधे सीधे या डायरेक्टली। दो तरीके से यूज़ होगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म, अलग अलग तरीके से। अगर मैं आपसे कुछ चीज़ डायरेक्टली बोल दूं, आपने मुझे कुछ कहा और मैंने अपने मन में नहीं रखा, आपकी बात पे आपको, मान लीजिए आप अच्छे नहीं लग रहे हैं आज, मैंने आपको बोल दिया भाई अच्छे नहीं लग रहे हो, तो ये मैंने आपको एक आउटराइट सजेशन दिया है, डायरेक्ट दिया है, जिसमें मैंने, समझ पाए मेरी बात को, कुछ भी मैंने इनडायरेक्ट नहीं रखा। ये तो हो गया एडवर्ब फॉर्म में। और एडजेक्टिव फॉर्म में आउटराइट का मतलब होता है कंप्लीट। अगर सरकार ने आउटराइट बैन लगाया है तो कंप्लीट बैन लगाया है उस चीज़ पे। द गवर्नमेंट हैज़ प्लेस्ड एन आउटराइट बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ वैक्सीन्स। सरकार ने कंप्लीट बैन लगा दिया है, सीधा सीधा बैन लगा दिया है वैक्सीन्स के एक्सपोर्ट पे। ठीक है, चलो। वी बॉट द कार आउटराइट, हमने कार को सीधे सीधे डायरेक्टली खरीदा, कोई लोन नहीं करवाया, कुछ उधार नहीं लिया, बाजार गए, जेब में पैसा लेके गए, कार को घर ले आए। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में आउटराइट परचेज, है ना। चलिए अनकंडीशनल बोल सकते हैं इसको। अगला वर्ड जो है हमारा वो है लेडन। लेडन का मतलब होता है किसी चीज़ से बोझिल, बर्डन्ड, किसी चीज़ के बोझ के तले दबा हुआ। हिज वर्क प्रोफाइल इज लेडन विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी काम की जो प्रोफाइल है वो बोझ के तले दबी हुई है, लेडन विद है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से, यानी उसके काम में जिम्मेदारी का बोझ बहुत है। समझ पाए? अब देखो ये जो लेडन है इसको फ्रॉड विद बोल देते हैं, बर्डन बोल देते हैं। इसी के लिए एक फ्रेजल वर्ब अंग्रेजी में सैडल्ड विद। बता देता हूँ कैसे बनी है, याद रहेगी। देखिए सैडल जो होती है ना, सैडल, सैडल का मतलब होता है घोड़े के ऊपर बैठने वाली गद्दी, जिस पे घुड़सवार बैठता है। सीधे तो नहीं बैठोगे घोड़े पे, उस गद्दा वद्दा लगाओगे ना, सीट वीट रखोगे, उसके ऊपर ही बैठोगे ना, तो सैडल बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। और अगर कोई चीज़ सैडल्ड विद है तो वो उस घोड़े की तरह है जिसके ऊपर गद्दी लगी हुई है, उसके ऊपर घुड़सवार बैठा है। समझ पाए मेरी बात को? अगर सैडल्ड घोड़ा है तो आज़ाद घोड़ा नहीं है वो,
उस पर बर्डन रहेगी उसके मालिक की, क्योंकि सैडल लगाई है हमारे मालिक ने, बैठेगा ही वो ऊपर। तो हर वो चीज़ सैडल विद होगी जो किसी चीज़ के बोझ के तले दबी है, बर्डन है। अंग्रेजों ने वर्ड्स ऐसे ही बनाए हैं, इसलिए थोड़ा आपको अजीब लगता होगा सुन के। मज़ा आता है मुझे तो समझाने में और सीखने खुद भी, है ना। मैं सारे वर्ड्स को ऐसे ही सीखता हूँ। अगला वर्ड है शेयर। शेयर वर्ड को हिंदी में बोलते हैं निरा, ठीक है, या प्योर भी बोल देते हैं। आप बोल दो ना निरी बेइज्जती हो गई, निरा पानी था दूध में, निरा सारा वक्त खराब हो गया, है ना। वो प्योर या नीरा या एब्सोल्यूट, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं शेयर। स्क्रोलिंग थ्रू शॉर्ट्स या रील इज शेयर वेस्टेज। शॉर्ट्स और रील्स में स्क्रॉल करना निरी वेस्टेज है, शेयर वेस्टेज है। और किसकी? ऑफ प्रीशियस टाइम फॉर मोस्ट ऑफ अस, कीमती वक्त की हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए। चलिए लास्ट वर्ड है अपना रेमिडिएट। ये वर्ड बना है रेमेडी से। रेमेडी का मतलब होता है इलाज, रेमिडिएट मतलब किसी चीज़ का इलाज करना। टू रिपेयर और फिक्स समथिंग दैट हैज़ ब्रोक या दैट हैज़ गॉन रॉन्ग। लॉज ऑन डॉरी एंड डोमेस्टिक वायलेंस रेमिडिएट द हार्मफुल प्रैक्टिसेस एंड अब्यूसेस फेस्ड बाय मैरिड वुमेन। लॉज जो हैं, कानून जो हैं डोरी और डोमेस्टिक वायलेंस पे, दहेज और घरेलू हिंसा पे, ये रेमिडिएट करते हैं, जो रिपेयर करते हैं, फिक्स करते हैं उन खराब प्रथाओं को और उन अब्यूसेस को जो मैरिड वुमेन के द्वारा फेस की जाती है, शादीशुदा औरतों के द्वारा झेली जाती है। रेक्टिफाई करना बोलते हैं रेमिडिएट को। आज ये रेक्टिफाई नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगर आपको लिखना था 112 और आपने लिख दिया 121, फिर आपने इसको काटा, नीचे लिख दिया 112, इसी वर्ड को या इसी काम को अंग्रेजी में रेक्टिफाई बोलते हैं। समझ गए? किसी चीज़ को सही करना, करेक्ट करना इज टू रेक्टिफाई, या रेमिडिएट बोल दो इसको। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे। एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। देखिए समरी ये है कि हम एशियंस को, चाइनीज़, इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, सबको इच्छा होती है कि भाग जाएं देश छोड़ के। इंडिया में अभी फिर भी कम हो गया है, आसपास की कंट्रीज़ में आपको काफ़ी मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, जाएँ कहाँ और जाके करें क्या। तो हम क्या करते हैं, कुछ छोटा मोटा वीज़ा लगा करके यूरोप में, यूके में, यूएस में पहुंच जाते हैं। और वहाँ जाके जब छोटे मोटे काम हम करते हैं ना, तो वहाँ का आम आदमी हमसे चिढ़ने लगता है कि ये कौन मद्रासी है भाई, ये कौन उड़िया से आया है, उड़ीसा से, ये कौन गुजराती है, पंजाबी है, जो मेरी जगह पे नौकरी कर रहा है मेरे मालिक के यहाँ आधी पगार पे। तो इसलिए अब पूरा यूरोप आप देखोगे ना, इमिग्रेशन के मुद्दे पे एक हॉट पोटैटो बन गया है। फार राइट यानी कि कंजर्वेटिव पार्टियों को लोग वोट डाल रहे हैं कि इन इमिग्रेंट से, इन बाहर से आने वाले लोगों से हमारा पीछा छुड़वाओ। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये जो है ना, ये एक साइन है कि यूरोप में और बड़ी समस्याएं हैं जो आगे नहीं आ पा रही या जिनको लाना नहीं चाहती है सरकार। इसलिए इमिग्रेशन के मुद्दे को लाइटनिंग रॉड इशू बना दिया गया है। आम आदमी में इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जहर भी भर दिया गया है। कुछ सरकार वहाँ की जो है कदम भी उठा रही है इस चीज़ को रोकने के लिए, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। चलिए आज की टोन है एनालाइजिंग, इस इशू को एनालाइज करके बता रहा है। आर्टिकल को शुरू करते हैं। कह रहा है जी, यूरोप हैज़ फाइनली रिकॉग्नाइज्ड द एलिफेंट इन द रूम। कह रहा है यूरोप ने आखिरकार पहचान ही लिया है एलिफेंट इन द रूम को। एलिफेंट इन द रूम क्या होता है? आपके रूम में एक एलिफेंट है और आप सोए हुए हैं, उसको देखते ही नहीं हो, आप बस बैठे हो अपना, उठे नहाए धोए चले गए वापस आ गए, कोने में एलिफेंट रखा है। अब देखो एलिफेंट ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आप देखोगे नहीं या देख नहीं पाओगे, यानी आप उसको जानबूझ करके नज़रअंदाज कर रहे हो। तो ज़िंदगी में कोई भी समस्या हो जिसका कोई सोल्यूशन ना मिलता हो तो आप उसको नज़रअंदाज करते हैं, वो बन जाती है एलिफेंट इन द रूम। तो कह रहा है जी, यूरोप की सरकारों ने भी इस समस्या को पहचान लिया है, एलिफेंट इन द रूम को। समस्या क्या है? समस्या है इमिग्रेशन की। फिर क्या हुआ? कह रहा है दिस नेगलेक्टेड पैकेड्रम इज वन लार्ज रीजन फॉर द हार्ड राइट गेनिंग ट्रैक्शन इन यूरोपियन यूनियन और ईयू कंट्रीज। कह रहा है ये जो नेगलेक्टेड पैकेड्रम है, पैकी यानी मोटा, डम मतलब चमड़ी, ये जो नेगलेक्ट किया गया मोटी चमड़ी का जानवर है। देखो एलिफेंट इन द रूम से ही इसने आगे नेगलेक्टेड पैकेडम लिखा है, कोई हाथी वाथी नहीं है, ये बता रहा है, समस्या की बात कर रहा है। कह रहा है अगर एलिफेंट इन द रूम ईडियम को लेके चलें तो ये हाथी क्या है, ये नेगलेक्टेड पैकेडम कौन है, मोटी चमड़ी का जानवर, वो है एक बड़ा रीजन हार्ड राइट के गेन करने का ट्रैक्शन को। हार्ड राइट मैंने आपको बता दिया, अल्ट्रा कंजर्वेटिव पार्टीज है ना, राष्ट्रवादी पार्टियां। यही रीजन है कि राष्ट्रवादी पार्टियां यूरोप के अंदर ट्रैक्शन को गेन कर रही हैं, यानी कि सपोर्ट पा रही हैं। और कहाँ पे? यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में। अच्छा कौन कौन सी कंट्रीज में? एज वेरिड एज इटली एंड नीदरलैंड्स।
इतनी वेरिंग कंट्रीज़ में, अलग थलग कंट्रीज़ में, डाइवर्स कंट्रीज़ में, एक तो इटली और एक नीदरलैंड, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, ना भाषा मिले ना लोग मिले, लेकिन दोनों जगह आप देख रहे हो फार राइट पार्टियां आगे हैं। तो यही रीज़न है ये नेग्लेक्टेड एलिफेंट। हुआ क्या यहाँ पे, कह रहे जी वेयर आउटराइट एंटी इमिग्रेशन पार्टीज engaged with and then owned this problem, bothering enough citizen to worry about their jobs and way of life। कह रहे ये वही दो कंट्रीज हैं या वही यूरोप है जहाँ पे सीधे सीधे जो एंटी इमिग्रेशन पार्टियां हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो बाहर से आने वाले लोगों के खिलाफ है, आउटराइट एकदम कंप्लीटली खिलाफ है। कह रहे वो पहले तो इंगेज विद किया, उन्होंने इस मामले से इंगेज किया यानी जुड़े, और फिर इस मामले को अपना ही बना लिया, ऑन कर लिया इस प्रॉब्लम को। और ये वही प्रॉब्लम है जो बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है काफ़ी सिटीजन्स को वहाँ के, और वो इसलिए कर रही है कि वो वरी करते हैं अपनी जॉब के लिए और अपने जीवन जीने के तरीकों के लिए। समझ पाए, सेंटेंस लंबा है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ये नेग्लेक्टेड हाथी और कोई नहीं, ये वही एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बहुत अल्ट्रा कंजर्वेटिव पार्टियां, फार राइट पार्टियों को यूरोप में लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, और इतनी अलग अलग कंट्रीज़ में मिल रहा है। एक तो इटली में मिल रहा है, नीदरलैंड में मिल रहा है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। कह रहा है लेकिन इनमें कॉमन ये है कि यहाँ पे इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इस प्रॉब्लम से पहले उन्होंने इंगेज किया, अब इस प्रॉब्लम को उन्होंने ऑन करना शुरू कर दिया, इस पर उन्होंने कब्जा जमा लिया। और प्रॉब्लम है वही वाली इमिग्रेशन की जो इनफ सिटीजन्स को बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है कि वो वरी करें अपने जीवन और अपने जीवन जीने के तरीकों के बारे में, अपनी नौकरियों के बारे में। पैकीडम, मोटी चमड़ी का जानवर, ये इस समस्या के लिए, एलिफेंट इन रूम के लिए, एलिफेंट के लिए आया है। इसकी वर्ब है इज, गेन ट्रैक्शन करना, सपोर्ट पा लेना। एंटी इमिग्रेशन पार्टियां, इनकी दो वर्ब्स हैं, इंगेज विद एंड मूव ऑन। पहले इस मुद्दे से वो जुड़े और बाद में इस मुद्दे पे उन्होंने कब्जा कर लिया। आउटराइट मतलब सीधे सीधे, कंप्लीटली या डायरेक्टली, बॉदर करना, परेशान करना, एनॉय करना, हरास करना। कह रहा है ऑन वेंसडे representatives of 27 EU member states and European Parliament signed the new pact on migration and asylum for reforming and streamlining the migration asylum system। कह रहे जी इस बुधवार को इन फार राइट पार्टियों से निपटने के लिए, भाई सरकारें डर गई सारी कि हमें तो कोई वोट डालेगा नहीं, सब लोग परेशान होकर के दूसरी फार राइट पार्टियों को वोट डालेंगे। तो ये 27 सरकारें इकट्ठी हो गई, रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हो गए बुधवार को, 27 यूरोपियन जो है यूनियन के, और उन्होंने साइन कर दिया एक नए पैक्ट को। पैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, जो था माइग्रेशन और असाइलम को लेकर के। और ये इसलिए था कि रिफॉर्म कर सकें और स्ट्रीमलाइन कर सकें, सुधार कर सकें और स्मूथ बना सकें माइग्रेशन असाइलम सिस्टम को। रिप्रेजेंटेटिव्स की वर्ब है साइंड, स्ट्रीमलाइन करना, स्मूथ बनाना, रिफॉर्म करना, सुधार लाना। अब इस सिस्टम में क्या होगा नए वाले में, कह रहे द रिफॉर्म्स इंक्लूड स्पीडियर वेटिंग ऑफ इरेगुलर अराइवल्स, creating border detention centers, quick deportation for rejected asylum applicants, and a solidarity mechanism to take pressure off southern EU countries that are saddled with vast inflows of migrants। कह रहा है ये रिफॉर्म क्या होंगे, इनमें शामिल है इंक्लूड, एक तो फटाफट स्पीडी मैनर में वेटिंग होगी या इन्वेस्टिगेशन होगी। वेटिंग करना यानी किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, कागज़ वागज़ अगर आपके पास आए हुए हैं किसी केस के, तो अगर सारे डॉक्यूमेंट आप देखोगे तो आप उनकी वेटिंग कर रहे हो। तो सबसे पहले तो ये तेज़ी से अब स्क्रूटनी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे इरेगुलर आने वाले लोगों की। जैसे ही पकड़ा गया उसके सारे कागज़ देख के खंगालेंगे, तू कहाँ से आया है, क्यों आया है यहाँ। फिर क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे बॉर्डर डिटेंशन सेंटर। बॉर्डर पे पकड़ा गया तो बॉर्डर पे ही तंबू गाड़ करके वहीं सोएगा, अंदर तेरे को कंट्री में नहीं आने देंगे। फिर क्या करेंगे, क्विकर डिपोर्टेशन फॉर रिजेक्टेड असाइलम एप्लीकेंट्स, ऐसे लोग जिन्होंने असाइलम के लिए अप्लाई किया था लेकिन रिजेक्ट हो गया उनका एप्लीकेशन, उनका डिपोर्टेशन भी फटाफट होगा, जिधर से आया उधर ही वापस जा। और साथ में क्या होगा, एक सॉलिडारिटी मैकेनिज्म होगा, एक ऐसा सिस्टम होगा जो सॉलिडारिटी यानी एकता दिखाएगा। और किसके साथ और क्यों दिखाएगा, ये दिखाएगा एकता ताकि प्रेशर को दूर ले जा सके, कम कर सके, टेक प्रेशर ऑफ कर सके यूरोप की सदर्न कंट्रीज से। ये जो यूके के नीचे का एरिया है ना, जो ये इटली विटली वाला एरिया, कह रहे कौन सी कंट्रियाँ हैं ये, कह रहे जी ये वही कंट्रियाँ हैं दैट आर सेटल्ड विद वास्ट इनफ्लोज ऑफ माइग्रेंट्स, जो सेटल्ड विद हैं, बर्डन विद हैं, जो बोझिल हैं बहुत बड़े इनफ्लो को लेकर के, इनकमिंग को लेकर के माइग्रेंट्स का। तो लोग भी फिनलैंड नहीं जाते, वहाँ ठंड खूब लगती है, यूक्रेन नहीं जाते लोग। अगर यूरोप में जाते हैं तो इटली जाते हैं, फ्रांस जाते हैं। तो साउथ वाला जो यूरोप है ना वही परेशान है,
ऊपर वाला यूरोप आराम से बैठा है, तो साउथ वालों के साथ में एकता दिखाने के लिए थोड़ा प्रेशर उनका कम करें, ये 27 कंट्रियां मिल करके काम करेंगी। रिफॉर्म्स की वो इंक्लूड स्पीडी वेटिंग, आपने देख लिया। डिपोर्टेशन का मतलब होता है पोर्ट को डी कर देना, जिस पोर्ट से आया उसी पोर्ट पे वापस जा, है ना, हमारी कंट्री में यू आर नॉट वेलकम, डिपोर्टेशन। सेटल्ड विद होना, किसी चीज़ से बोझिल होना, किसी चीज़ के बोझ के तले बर्डन होना। इनफ्लो का मतलब होता है इनकमिंग, इनफ्लो ऑफ माइग्रेंट्स मतलब माइग्रेंट आ रहे हैं, आउटफ्लो ऑफ माइग्रेंट्स मतलब माइग्रेंट वापस जा रहे हैं। ठीक है, इनफ्लो आउटफ्लो दो वर्ड्स हैं अलग अलग। कह रहा है जी द पैक्ट paves the way for a definitive agreement scheduled to be reached before the European Parliament elections in June। ये जो पैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है या अग्रीमेंट है, ये रास्ता कर देगा साफ। पेव द वे करना, रास्ते को साफ करना। और किसके लिए? एक डेफिनेटिव अग्रीमेंट के लिए, एक निश्चित जो है एग्रीमेंट के लिए, जो डिफिनेटिव होगा ना, डिफाइंड होगा, कंक्लूसिव फाइनल होगा। और जो स्केड्यूल्ड है, निर्धारित है, शेड्यूल बना हुआ है जिसका, कि उस एग्रीमेंट पे रीच किया ही जाएगा, वो एग्रीमेंट बनाया ही जाएगा। और कब? अगली यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले। तो यूरोपियन यूनियन की कंट्रियों ने एक पार्लियामेंट भी बनाई हुई है, इलेक्शन भी होता है उसमें, उस इलेक्शन से पहले पहले ये सारा कामकाज पूरा कर लेंगे। पैक्ट की वर्ब है पेव द वे, पेव द वे करना, रास्ते को साफ करना। ठीक है, चलो अब आओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। छोटा सा आर्टिकल है, दो ही छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं। कह रहा है जी इमिग्रेशन एंड असाइलम आर लाइटनिंग रोड इश्यूज इन रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ हैज स्लोड डाउन। कह रहा है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो मुद्दे हैं इमिग्रेशन असाइलम के, ये लाइटनिंग रोड इशू बन गए हैं। ऐसे इशू बन गए हैं जो आगे ही आगे हैं, बाकी सब इशू छुप गए हैं इनके पीछे। और कहाँ पे? रिच डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई है, आर्थिक विकास कम हो गया है, स्लो डाउन कर गया है। कह रहा द एब्सेंस ऑफ अ सिस्टम मेड इट डिफिकल्ट टू डील विद इट रिजल्टिंग इन ए क्राइसिस। और कह रहा है कोई सिस्टम वहाँ पे है नहीं, कौन आएगा, माइग्रेंट कैसे आएगा, कोई भी पहुँच जाता है, खड़ा हो जाता है उनके बॉर्डर पे। कह रहा है जो सिस्टम का ना होना है, उस चीज़ ने और मुश्किल बना दिया है माइग्रेशन से डील विद करना, निपटना। डील विद करना, किसी चीज़ से फेस करना है, निपटना। और ये सारा काम हो रहा है क्राइसिस को रिजल्ट करते हुए, रिजल्ट होते हुए क्राइसिस में। एब्सेंस की वर्ब है मेक, मेड इट डिफिकल्ट हो गया ना, है ना, किसी चीज़ को मुश्किल बनाना। डील विद के ये सारे सिनोनिम्स हैं। सभी नए बच्चों को खास करके 10-5 सेकंड देता हूं मैं। इन फ्रेजल वर्ब्स जो आप देख रहे हो, इनमें से एक दो फ्रेजल वर्ब्स गलत हैं। डील विद के सिनोनिम तो हैं लेकिन गलत तरीके से यूज की गई हैं। देखिए, डील विद को टैकल विद नहीं बोलते, टैकल के साथ में कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। समझ गए? डील विद और टैकल एक ही बात है, लेकिन टैकल विद मत लगाना कभी भी। कॉप अप विद जो है फ्रेजल वर्ब गलत है, इसको कॉप विद लिखना चाहिए, अप इसके बीच में कभी नहीं लगता। और जो अप लगता है वो लगता है पुट के साथ में। ठीक है, अब ये फ्रेजल वर्ब सही हुई है। तो पुट अप विद को कॉप अप विद मत बोलो, कॉप विद होता है, पुट अप विद होता है। टैकल के साथ में विद आएगा नहीं, रसल विद ठीक है, डील विद ठीक है। अब इनमें से कोई भी यूज़ कर लो, किसी भी कॉम्बिनेशन को, मीनिंग सबका बराबर है, एक जैसा है। समझ गए? चलो, आज के क्विज में मैंने इसी पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, याद कर लो भाई, यही तो एग्जाम में पूछता है आपसे। करेक्ट, गीट विल्डर्स विन इन द नेदरलैंड्स, ग्रोइंग सपोर्ट फॉर मरीन लेपेंस नेशनल रैली इन फ्रांस एंड AFD इन जर्मनी शो हाउ पावरफुल अ पोल इशू माइग्रेशन कैन बी। कह रहे जी जो विल्डर्स की जो विन है नेदरलैंड नाम के कंट्री में, नेदरलैंड्स पीछे एस लगाता है, कंट्री अजीब सा है जिसके पीछे एस लगा हुआ है, इसलिए इसके आगे द लगेगा। हर वो कंट्री जिसमें एस लगा हो या जिसके नाम में प्लूरैलिटी हो, तो उसको आप द लगा करके बताते हैं। तो कह रहे हैं इस मैडम की जो विन है या इस सर की जो विन है, मुझे नहीं पता ये मैडम है सर है, देख लेना कौन है, नेदरलैंड्स नाम के देश में। और बढ़ता हुआ सपोर्ट जो है इन मैडम का मरीन लेपेन, है ना, इनकी नेशनल रैली नाम की पार्टी का फ्रांस के अंदर मैक्रोन के सामने। और AFD नाम की जो पार्टी है नई जर्मनी में, हिटलर बेस्ड पार्टी है ये। कह रहे हैं ये सब चीज़ें हमें क्या दिखाती हैं पता है? ये हमें ये दिखाती हैं कि कितना पावरफुल पोल का एक इशू, इलेक्शन का एक मुद्दा, इमिग्रेशन हो सकता है, इमिग्रेशन कैन बी। इनकी विन और सपोर्ट, इन दोनों की वर्ब है शो। माइग्रेशन जो है इसकी वर्ब है कैन बी। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ, करवाता हूँ अभी, थोड़ा सा आगे बढ़ो, ये पूरा पैराग्राफ है ना, फिनिश कर लो। कह रहे हैं जी वेंसडेज पैक्ट, ये सभी लोग बहुत फार राइट लोग हैं,
मरीन लपेन चाहती हैं कि मैक्रों को हरा करके खुद प्रेसिडेंट बने फ्रांस की, है ना, और बहुत फार राइट है। ये कहती हैं कि फ्रांस में कोई इमिग्रेंट आना ही नहीं चाहिए, है ना। गीट विल्डर्स का भी ऐसा ही कुछ होगा कहने का। एएफडी तो पूरी पार्टी ही जर्मनी के जो काला इतिहास है हिटलर का, है ना, नाजी जर्मनी, तो नियो नाजी पार्टी है एक तरह की। है कह रहा है वेंसडेज पैक्ट हैज मैनेज टू डाइल्यूट इफ नॉट डिले द फार राइट वन ऑफ इट्स की इश्यूज अहेड ऑफ नेक्स्ट समर्स इलेक्शन। कह रहा है जो बुधवार का पैक्ट है जो भी किया है इन्होंने सरकारों ने मिलके, ताकि इन लोगों को रोका जाए जीतने से। कह रहा है ये पैक्ट जो है ना इसने मैनेज कर दिया है कैसे तैसे करके कि ये डाइल्यूट करे, थोड़ा धीमा या नरम बनाए, अगर डिनाई ना भी करे फार राइट को। और किससे? इनके एक की इश्यूज़ में से एक इशू से, और कब? नेक्स्ट समर के इलेक्शन से पहले। तो ये सारी सरकारें यही चाहती हैं कि फार राइट की सरकारें जो पार्टियां हैं वो इलेक्शन ना जीतें, क्योंकि पब्लिक चाहती है कि फार राइट को वोट दिया जाए ताकि इमिग्रेशन को रोक सके। पैक्ट की वर्ब है हैज़ मैनेज्ड, डाइल्यूट करना किसी चीज़ को, है ना। दूध में पानी मिलाओगे, अडल्ट्रेट करोगे, डाइल्यूट करोगे दूध को, समझ गए ना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को, सांद्रता को कम करना। तो फार राइट के एक मुद्दे की सांद्रता को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटेंसिटी को। चलो लास्ट पैराग्राफ कॉन्सेप्ट देखेंगे ये वाला। मुझे बताओ, आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा, हाउ, वेयर, वाई, ये WH वर्ड्स हैं। इनके बाद हमेशा वर्ब को इन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे आपसे मैं आपका नाम पूछ रहा हूँ तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज़ योर नेम, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है इनके बाद में आती है, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे हाउ के बाद में हेल्पिंग वर्ब तो लिखी नहीं हुई, हेल्पिंग वर्ब कैन जो है यहाँ लिखी हुई है। क्या इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ नहीं आना चाहिए था? हाउ कैन, हाउ पावरफुल कैन अ पोल इशू माइग्रेशन बी। चलो समझा देते हैं इशू क्या है, ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाएंगे। जो आपने सुना है सीखा है वो बिल्कुल सही है। ये सारे WH वर्ड जो है ना, जो क्वेश्चन को बनाते हैं, और अगर ये क्वेश्चन को बना रहे हों, सेंटेंस में शुरुआत में हो, तब आप इनको इन्वर्जन करके वर्ब इनके बाद में रखें हेल्पिंग वाली। लेकिन जब ये क्वेश्चन ना बना रहे हो, जब ये कोई सवाल खड़ा ही ना कर रहे हो, ये सेंटेंस के बीच में आए एडवर्ब बन के, तब इनके बाद में इन्वर्जन नहीं होता। टेक्निकली देख समझ लिया आपने, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस देखो। व्हाट हर नेम वॉज, उसका नाम क्या था। देखो ये एक सवाल है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका नाम क्या था। व्हाट हर नेम वॉज, गलत सेंटेंस है ये। अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, और मुझे यहाँ पे क्वेश्चन देखते ही, व्हाट देखते ही वर्ब को व्हाट के बाद में प्लेस कर देना है और लिखना है व्हाट वॉज हर नेम। समझ गए ना, व्हाट शुरू में आया, सवाल पूछा हुआ था, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, तो इस केस में हेल्पिंग वर्ब को व्हाट के बाद में रखा गया। लेकिन दूसरा केस ऐसा नहीं है। आई फॉरगॉट टू आस्क व्हाट वॉज हर नेम, मैं पूछना ही भूल गया उसका नाम क्या था। क्या इस सेंटेंस में कोई सवाल है क्या? मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं पूछना ही भूल गया उसका नाम क्या था। मैंने आपसे सवाल थोड़े ना पूछा है, मैं तो आपको बता रहा हूँ मैं पूछना भूल गया कि उसका नाम क्या था। यहाँ पे कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क गलत लगाया हुआ है। व्हाट जो बीच में लगा है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, और इस केस में आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को इसके बाद में नहीं रखना। जो रेगुलर तरीका है उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब चलने दो। व्हाट हर नेम वॉज। समझ गए कॉन्सेप्ट? एक सेंटेंस और बनाए। वाई सम पीपल वेस्ट देयर लाइव्स ऑन सोशल मीडिया, क्यों कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन को सोशल मीडिया पे। इतनी बड़ी खूबसूरत दुनिया है, बाहर निकलो, लोगों से मिलो, सीखो चीज़ें, पैसा कमाओ, घूमो फिरो, करा ये सब छोड़ करके कुछ लोग सोशल मीडिया क्यों चला रहे हैं सारा दिन? अब ये एक सवाल है, वाई सम पीपल वेस्ट देयर लाइव्स ऑन सोशल मीडिया। सवाल है तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, और वाई एक सवाल पूछने का काम कर रहा है, क्यों का, तो इस केस में हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगी, और हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में है नहीं, इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पीपल के हिसाब से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब डू लगा दूंगा, सेंटेंस रेडी हो जाएगा। वाई डू सम पीपल वेस्ट देयर लाइव्स ऑन सोशल मीडिया। लेकिन ये सेंटेंस देखो, इट इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग वाई डू सम पीपल वेस्ट देयर लाइव्स। ये मेरी समझ से परे है, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को कैसे वेस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। कोई सवाल नहीं पूछा मैंने यहाँ पे, वाई बिल्कुल बीच में आया सेंटेंस के, सवाल पूछने का काम भी नहीं कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा क्यों कुछ लोग ऐसा करते हैं, बात तो क्यों की कर रहा है लेकिन सवाल नहीं पूछ रहे। तो यहाँ पे डू का इस्तेमाल गलत होगा, आप लिखें वाई सम पीपल वेस्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब निकाल दो।
चलो लास्ट आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। एम्प्लॉयज़ वर हैप्पी व्हेन वाज अ न्यू बोनस अनाउंस्ड बाय द कंपनी। सभी एम्प्लॉयज़ बड़े खुश थे, राजी थे जब एक नया बोनस, व्हेन अ न्यू बोनस, जब एक नया बोनस अनाउंस किया गया कंपनी के द्वारा। देख के बताओ क्वेश्चन मार्क लगे या ना लगे, और व्हेन के बाद में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब रखें या निकालें, और निकाले तो फिर कहाँ रखें। सेंटेंस को पूरा सही करके बताना, कमेंट्स में डालना, अपडेट करना। मैं भी अपना आंसर अपडेट कर दूंगा आपके आंसर के आसपास। चलो आगे बढ़ते हैं। कोशिश करता हूँ सबके आंसर पढ़ूँ और रिप्लाई करूँ। कह रहा एक्टिविस्ट आर्ग्यू। अब देखो यहाँ भी वही हुआ है ना, यहाँ पे हाउ बीच में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का चक्कर हमने, इन्वर्जन का चक्कर नहीं डाला। कह रहा एक्टिविस्ट आर्ग्यू द पैक्ट विल इंक्रीज द सफरिंग ऑफ दोज escaping डिफिकल्ट कंडीशंस इन देयर होम कंट्रीज। एक्टिविस्ट जो हैं, समाज सुधारक जो हैं, वो आर्ग्यू करते हैं, ऐसी दलील देते हैं कि ये जो पैक्ट है इंक्रीज कर देगा सफरिंग को, परेशानी को, उन लोगों की जो छोड़ करके आए हैं, बच करके भाग करके आए हैं डिफ़िकल्ट कंडीशन से अपने खुद के घर में, होम कंट्री में। और क्यों? गिवन द स्क्रीनिंग, डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन प्रोविजंस, देखते हुए स्क्रीनिंग की, डिटेंशन की और डिपोर्टेशन की प्रोविजंस को। स्क्रीनिंग यानी लोगों को स्क्रीन करना, फिल्टर करना, कौन यहाँ पे आएगा कौन नहीं आएगा। डिटेंशन यानी पकड़ लेना जो गलत तरीके से आया हो बिना कागज़ों के। और डिपोर्टेशन मतलब घर वापसी, वापस जहाँ से आए थे वहीं वापस चले जाओ। तो ये सब प्रोविज़न देखते हुए कुछ समाज सुधारक लोग ये कह रहे हैं कि ये मत करो, इससे कुछ लोग जो आना चाहते हैं यूरोप में अपनी जान बचा के, अब उनको शायद वापस जाना पड़े। कह रहे द यूरोपियन कमीशन आर्ग्यूज दैट द नॉर्म्स आर डिज़ाइन टू प्रोवाइड सर्टेनिटी एंड क्लैरिटी। और यूरोपियन कमीशन ये कहती है इन एक्टिविस्ट को, आर्ग्यूमेंट ये देती है कि ये नॉर्म्स इसलिए डिज़ाइन की गई हैं कि हम सर्टेनिटी और क्लैरिटी दे सकें। हम आपको आने से पहले ही पता हो आपको कि आपको वहाँ रुकने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, सर्टेनिटी हो, क्लैरिटी हो। और साथ में इस्टेब्लिश अ कॉमन अप्रोच टू माइग्रेशन एंड असाइलम बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। और हम एक इस्टेब्लिश कर सकें कॉमन अप्रोच को माइग्रेशन और असाइलम की, जो आधारित हो मानवाधिकारों पे। ऐसा नहीं है सिर्फ अफ्रीकन को ही मिलेगा असाइलम, सबको मिलेगा। अगर 10 सीट है तो फिर हर कंट्री में से एक एक आदमी को लेंगे। तो इसलिए कॉमन अप्रोच बनाना चाहता है यूरोपियन कमीशन, इसलिए वो सिस्टम बना रहा है। दोनों साइड्स के पक्ष सुन लिया आपने, एक्टिविस्ट के और यूरोपियन कमीशन के। कह रहे श्योर द पैक्ट इज़ नॉट परफेक्ट। कह रहे ये बात पक्की है कि ये पैक्ट परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन तो कुछ होता भी नहीं है वैसे भी। कह रहे बट लाइक ऑल रेगुलेशंस इट इज़ अबाउट बैलेंसिंग द डिफरेंट डिमांड्स एंड नीड्स इन अ वाइबल एंड पॉलिटिकली फीजिबल मैनर। कह रहा है लेकिन सभी रेगुलेशंस की तरह, सभी नियमों की तरह ये जो पैक्ट भी है, ये किस बारे में है भाई? ये बारे में है बैलेंस करने के, संतुलन लाने के दो ज़रूरी चीज़ों में। पहली चीज़ है डिमांड्स और नीड्स, है ना। और कहाँ पे? पहली चीज़ है डिमांड, दूसरी है नीड्स। बाहर वालों की डिमांड क्या है? हमें यूके में आने दो। अंदर वालों की नीड क्या है? किसी को मत आने दो। तो ये बैलेंस करेंगे नीड और डिमांड को, और ये करेंगे एक ऐसे मैनर में जो वाइबल भी हो, जो सही भी हो और पॉलिटिकली फिजिबल भी हो, राजनीतिक तौर पे अप्रोप्रिएट भी हो। वाइबल का मतलब होता है सस्टेनेबल, जो प्रैक्टिकली सही हो, व्यवहारिक तौर पे सही हो, है ना, आगे चलाया जा सके, उसको बोलते हैं वाइबल। फिजिबल भी इसी का सिनोनिम है। तो ये जो है ना इस पैक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है, सबकी बातों को थोड़ा थोड़ा मान लें और शांति बनी रहे। कह रहा है फॉर स्टार्टर्स कीपिंग द इश्यू ऑफ द टेबल बिकॉज ऑफ शेयर पॉलिटिकल करेक्टनेस हैज़ बीन रेक्टिफाइड। कह रहा है जी सबसे पहले तो हुआ ये फॉर स्टार्टर्स। फॉर स्टार्टर्स का मतलब है पहली बात तो ये, हिंदी में बोलते हैं पहली बात तो ये कि कीप करना इस पूरे मुद्दे को ऑफ द टेबल। व्हेन यू कीप समथिंग ऑफ द टेबल, उस चीज़ को आप कंसीडरेशन से बाहर रखते हैं। जो फाइल टेबल पे रखी नहीं है वो फाइल खुलेगी कैसे? तो ये इशू भी ऐसा ही था, ये ऑफ द टेबल रहता था, इस पे कोई बात नहीं करता था। कह रहा है जी पहली बात तो ये इस इशू को, बिंदु को ऑफ द टेबल कीप करना। और क्यों? क्योंकि आपको पॉलिटिकली करेक्ट होना है। आपको माइग्रेंट्स के खिलाफ जो है अपने आप को नहीं दिखाई देना, है ना। आप किसी को ऐसा ना लगे आप माइग्रेशन के खिलाफ है, पॉलिटिकली आप करेक्ट रहे। कह रहा है ये मुद्दा अब रेक्टिफाई हो चुका है। अब यूरोप भी माइग्रेशन के नाम पे शर्मा शर्मी नहीं कर रहा है, इस मुद्दे को पूरा अच्छे तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। समझ गए? कीपिंग की वर्ब है हैज़ बीन रेक्टिफाइड, रेक्टिफाई करना, चीज़ों को रिपेयर करना। शेयर का मतलब होता है निरा। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। अब आ जाओ अपने आर्टिकल के क्विज पे। सबसे एपरेंट रीज़न क्या है? मैंने आपसे सवाल पूछा है, सबसे ज़्यादा
साफ कारण क्या है बढ़ते हुए सपोर्ट का फार राइट पार्टियों के लिए यूरोप में आजकल? लोग फार राइट पार्टियों को क्यों वोट देना चाहते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। यूरोप की सरकारें जो है बड़ी सॉफ्ट है इमिग्रेशन पे इसलिए, यूरोप की सरकारें बड़ी हार्ड है इमिग्रेशन पे इसलिए, यूरोप की सरकारें निगलेक्ट कर रही हैं इमिग्रेशन की प्रॉब्लम को इसलिए, या फिर यूरोप में इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है रिच जो है कंट्रीज में इकोनॉमीज में इसलिए। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, जिसने आर्टिकल ठीक से समझा होगा वही रिप्लाई कर पाएगा। पॉज कर लो यहाँ पे, मैं आंसर बता रहा हूँ फिर मेरे से मैच कर लो। देखो आंसर है यहाँ पे सी। लोग फार राइट को इसलिए लाना चाहते हैं, दकियानूसी पार्टियों को, कंजर्वेटिव पार्टियों को सत्ता में, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो तो इस मुद्दे को निगलेक्ट करती हैं, इस बात ही नहीं करती इस मुद्दे पे। अब जाकर के एलिफेंट इन द रूम को उन्होंने पहचाना है। समझ पाए? तो इसलिए जो है ना सी वाला ऑप्शन है, इसकी वजह से लोग जो है फार राइट को लाना चाहते हैं। ए भी हो सकता था कुछ हद तक, लेकिन ए से बेहतर ऑप्शन है सी, क्योंकि निगलेक्ट जो है ना ये बड़ा जो है इशू है वहाँ पे। ईडीएम पूछिए, गेन ट्रैक्शन। टायर से आपको समझाया था, सड़क और टायर के बीच में फ्रिक्शन जो है ट्रैक्शन क्या होता है, इसका मीनिंग बताएंगे आप। सैडल्ड विद फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आपसे पूछा है। सैडल भी आपको याद होगा, घोड़े के ऊपर बैठने वाली गद्दी को बोलते हैं सैडल। देखो कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाता हूँ चीज़ें, है ना। चलो चौथे में फिलर है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से इन चारों में से एक वर्ड ही सेट बैठेगा। वाइबल वेस्टेज, शेयर वेस्टेज, रेक्टिफाइड वेस्टेज या आउटराइज वेस्टेज, है ना। ये कोलोकेशन वाला फ्रेज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वेस्टेज के साथ में कौन सा इन चारों में से वर्ड यूज होगा। पूरा सेंटेंस का मीनिंग निकालो फिर आंसर निकल आएगा। चलो आंसर मैंने डाल दिए फर्स्ट कमेंट में, इसी वीडियो के नीचे जाके चेक करें। लास्ट क्वेश्चन है, 2 एरर्स मिलेंगी इसमें आपको। पहली एरर आपको मिलेगी इस वर्ड की वजह से, और दूसरी कहाँ रख दी मैंने, दूसरी एरर आपको मिलेगी इस फ्रेज में, इस प्रेपोजिशन के आसपास। ठीक है, हिंट दे दिया आपको, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना, और हाँ कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना कि ये आर्टिकल्स आपको कैसे लगते हैं, खास करके आज का आर्टिकल आपको कैसा लगा, ताकि और भी इस तरह के आर्टिकल्स आपके लिए लाए जा सके।